अस्सलाम वालेकुम। हैदरवाइज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदरवाइज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रहीम जूं ही गली में दाखिल हुआ वो ठिठक कर रुक गया। मोहल्ले के कुछ लोग उसके घर के सामने खड़े थे। या अल्लाह, खैर क्या हुआ? आखिर लोग उसके घर के सामने क्यों खड़े थे? वो तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रात के 11 बज रहे थे और सर्द रात थी। बड़ी हैरत की बात थी कि घर के दरवाजे के सामने उसके हमसाए हाजी साहब और मली मोहल्ले के कुछ लोग और खड़े थे। चंद नौजवान भी थे। क्या हुआ भाई? रहीम ने उनसे पूछा। क्या बताएं भाई, तुम्हारी बीवी सुल्ताना की अजीबो गरीब हरकतों से तो पूरा मोहल्ला परेशान है। आखिर तुम इसे किसी हकीम या सियाने को क्यों नहीं दिखाते? मामला समझ में तो आए। आज तो फिर उसे दौरा पड़ा है और पूरा मोहल्ला उसकी वजह से परेशान है। तुम खुद तो ड्यूटी पर चले जाते हो मगर पीछे हमारे लिए मुसीबत छोड़ जाते हो। रहीम समझ गया कि उसकी बीवी सुल्ताना को आज फिर दौरा पड़ा है। रहीम इस वक्त अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा था। आजकल उसकी शाम की शिफ्ट थी। कहने लगा, आप जाइए, मैं देखता हूँ। इतना कहकर रहीम ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खुलने में थोड़ी देर हो गई। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, सुल्ताना उसके सामने खड़ी थी। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ और कुंडी लगाई। क्या हुआ? तुम जानती हो कि मोहल्ले के सारे लोग अभी गली में खड़े थे। रहीम उसके पीछे चलते हुए बोला, मगर वो खामोश रही। वो कुछ जवाब दिए बगैर खामोशी से कमरे में दाखिल हो गई। आज रहीम को फैक्ट्री से आने में कुछ देर हो गई थी। ये 2 महीने से ऐसा हो रहा था। रहीम बेचारा बहुत परेशान था। सुल्ताना की ये हालत पिछले 2 महीने से थी। वो उसे समझा समझा कर थक गया कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रही थी, मगर वो उसे खुद मालूम नहीं था। कभी उसे दौरा पड़ना लगता और कभी वो चीखें मारने लगती। सुल्ताना चुपचाप चारपाई पर लेट गई। रहीम भी सोने की कोशिश करने लगा। खाना वो फैक्ट्री में ही साथ ले जाता था, इसलिए खाने का मसला नहीं था। वो बहुत परेशान था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, मगर नींद की देह भी आखिर उस पर मेहरबान हो गई। सुबह सुल्ताना बाहर सहन में मौजूद रसोई में नाश्ता बना रही थी। रात को क्या हुआ था तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी क्या? रहीम ने पूछा तो वो बोली, हाँ। उसने जैसे बेख्याली में जवाब दिया, मैं तो ठीक थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसा पूछ रहे हो? वो उसके लिए नाश्ता ले आई। वो नाश्ता करने लगा और फिर वो अपने लिए रोटी बनाने लगी। सुल्तान नाश्ता करके घर से बाहर निकला। उसका रुख गांव के डेरे की तरफ था। गांव के ऐन दरमियान में बड़ा सा एक बोर्ड का दरख्त था, जिसके नीचे गांव के बड़े बूढ़े बैठते थे और आपस में बातें करते। सुल्तान वहां पहुंचा और उनको सलाम किया और उनके दरमियान बैठ गया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। भाई रहीम, सुल्ताना का कुछ करो, इसे किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, गाँव के बुजुर्ग ने कहा। रात को जानते हो फिर तुम्हारी गली में तमाशा लगा हुआ था। रहीम कहने लगा, मैं भी यही चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने साथ वाले गांव के एक सियाने हकीम साहब को दिखाया था। वो कहने लगे कि रहीम, तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी जहनी तनाव का शिकार है। उसे कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने मुझे एक दवाई दी है जो शरबत के साथ मिलाकर उसे देनी है। मैं कुछ दिनों से उसे दवाई दे रहा हूँ, मगर कुछ अफाका नहीं हुआ। चाचा, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? वो बुजुर्ग कहने लगे, मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी पर किसी जिन या चुड़ैल का साया है। महबूब चाचा ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि उस पर ना किसी चुड़ैल का साया है ना जिन का, बल्कि औलाद के ना होने की वजह से वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है। वो कहने लगे, रहीम, हमारा यकीन करो, हमने अपने कानों से सुना है। तुम्हारी बीवी की आवाज़ बड़ी भयानक लगती है जब वो चीखती है और उस पर दौरा पड़ता है। मगर सच्ची बात है कि हम बाहर खड़े थे कि कहीं वो बाहर आकर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। सब घरों के दरवाजे बंद थे, मगर तुम जानते हो अगर वो बाहर आ जाती तो किसी के घर में घुस जाती। उसके लिए ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। यकीन करो रहीम, तुम्हारी बीवी की चीखें सुनकर तो सब डर गए। सारे गांव वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उस पर किसी बाहर की चीज़ का साया है। मेरा मानो तो किसी आमिल को दिखाओ, अल्लाह करेगा तो कि तुम्हारी परेशानी का हल निकल आएगा। ठीक है चाचा, मगर क्या मुझे अपनी बीवी की सेहत से भी ज़्यादा कुछ प्यारी चीज़ है? नहीं ना। मैंने हकीमों को दिखाया तो है, मगर आखिर हकीम कोई हल बताए तो तब ना। अरे हकीमों को छोड़ो, किसी आमिल को दिखाओ। मेरी बात मान ले रहीम, तेरी बीवी पर किसी का साया है, शायद किसी चुड़ैल का।
रहीम बेचारा मुंह लटका कर बैठ गया। लोगों की रंग बिरंगी बातें सुनता रहा और थोड़ी देर बाद उठकर घर वापस आ गया। सुल्ताना हस्बे आदत कमरे में लेटी आराम कर रही थी। वो घर पहुंचा तो खामोशी से उठी और उसके लिए खाना बनाने लगी। खाने के दौरान उसने कोई बात नहीं की, बल्कि खामोशी से रात के वाक़े को यकसर भुलाकर इधर उधर की बातें करती रही। वो उसको बगौर देखता रहा, फिर वो बिल्कुल खामोश हो गई। बड़ी अजीब सूरत हाल पे थी। मुलाजमत पर जाना भी ज़रूरी था। वो पिछले 20 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसकी नौकरी पक्की थी। महीने में 2 बार रात की शिफ्ट होती और 2 बार सुबह की, इसलिए रात के वक्त भी उसे नौकरी पर जाना पड़ता। तनख्वाह बहुत अच्छी थी, घर का गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था। औलाद की सिर्फ कमी थी, मगर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खामोश हो गया कि इसमें भी अल्लाह ताला का कोई राज है। जब देनी होगी औलाद तो वो ज़रूर देगा। शुरू में तो काफ़ी इधर उधर दिखाया, मन्नतें मानी, हकीमों को दिखाया, मगर कुछ अफाका न हुआ। मगर अब पिछले 2 महीने से अजीब सी सूरत हाल का सामना था। सुल्ताना पर अजीब दौरे पड़ने लगे। वो चीखने चिल्लाने लगती, उसकी हालत गैर हो जाती, हाथ पांव अकड़ जाते। रहीम बेचारा इस सूरत हाल से बहुत परेशान था। उस दिन देर से घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने पूरे मोहल्ले के लोग जमा थे। उसे समझने में देर न लगी कि वो लोग क्यों जमा थे। सुल्ताना की हालत गैर थी और इसी वजह से कई बार वो रात को चीखने चिल्लाने लगती। सुल्ताना की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रहीम भी परेशान था। रहीम ने अपनी खालाजाद सुल्ताना से शादी की थी। रहीम की खाला एक दूसरे गांव में रहती थी। आगा पीछा कोई नहीं था। वालिदैन रहीम के फौत हो चुके थे। वालिद ने कुछ ज़मीन छोड़ रखी थी जो रहीम ने ठेके पर दे दी और ख़ुद एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। शादी भी बहुत देर से हुई। वालिदैन का साया सर से उठ जाने के बाद रहीम अकेला रह गया। लोग शादी का कहते मगर वो मानता नहीं था। वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन वो खाला के घर गया तो खाला ने उसे शादी पर जोर देना शुरू कर दिया। रहीम की उम्र 35 साल हो चुकी थी। सुल्ताना उसकी खाला की बेटी थी। शक्लो सूरत की कोई ख़ास नहीं थी, मगर वाजबी शक्ल की थी। खाला कहने लगी, मुझे तेरी फ़िक्र है, तू मेरी मरहूम बहन की निशानी है। देखना इतना अरसा गुजर गया, अब तेरी शादी हो जानी चाहिए। अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं खुद सुल्ताना से तेरे रिश्ते की बात पक्की करती। मैं सुल्ताना से तेरे रिश्ते की बात करती हूँ। मैं खुद ही तुझसे बात कर रही हूँ बेटा, तेरी भी बड़ी मैं हूँ और सुल्ताना की भी। रहीम उनकी बात सुनकर हैरत से बोला, खाला सुल्ताना तो मुझसे 7 साल छोटी है। अरे तो क्या हुआ, 7-8 साल छोटी है तो क्या हुआ। बीवियाँ हमेशा उम्र में शौहर से छोटी ही होती हैं। देख मैं उसकी भी माँ हूँ और तेरी भी माँ हूँ। मैं दोनों का भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे भांजे का घर भी बस जाए और मेरी बेटी का भी। इसलिए मैं तेरा उसके साथ निकाह करना चाहती हूँ। देख बेटा, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती, तू अकेला है। रहीम कुछ पसोपेश के बाद मान गया। दरअसल खाला बहुत चालाक और तेज़ तरार थी। उसकी बेटी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी शक्ल सूरत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर जब अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में उसकी भी उम्र ढलने लगी तो फिर उसने देखा कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, कि अगर कोई और रिश्ता उसकी बेटी को नहीं मिल रहा तो कम से कम इसी बुद्धू रहीम को फांसा जाए। और फिर रहीम मान गया और यूं एक सादा सी तकरीब में रहीम का सुल्ताना से निकाह हो गया। रहीम उसे लेकर अपने गांव आ गया। वो खाला के घर बहुत कम गाया करता था। सुल्ताना उसकी खाला की वाहिद बेटी थी, जिस तरह वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। शुरू के चंद साल तो सुल्ताना ठीक रही, मगर फिर अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। रहीम तो सब्र शुक्र करके बैठ गया, मगर सुल्ताना ऐसी सूरत हाल में जहनी परेशानी का शिकार होकर आहिस्ता आहिस्ता नीम पागल होने लगी। आगे पीछे मोहल्ले वालियाँ भी बात बात पर पूछती कि अल्लाह ताला ने कोई उम्मीद दिलाई या नहीं, जिसकी वजह से वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुकी थी। उस पर दौड़े पड़ने लगे। रहीम उसकी जहनी हालत से बाखबर था, मगर अब तो कुछ दिनों से उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी हालत अजीब हो जाती। अपने कपड़े फाड़ने लगती, चीखने चिल्लाने लगती। किसी ने मशवरा दिया कि किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। सुल्ताना से उसने कहा तो वो गुस्से से भिना गई। अरे तुम क्या समझते हो मैं पागल हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर फिर वो अपने हवास में कब रहती। अब तो रहीम के लिए सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। अभी उसकी कुछ दिन मुसलसल रात की ड्यूटी थी। वो रात को काफ़ी देर बाद घर वापस पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते काफ़ी देर गुजर गई और दरवाज़ा नहीं खुला तो वो बेचैन हो गया। उसने इधर उधर देखा और खामोशी से अपनी दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर चढ़कर उसने छलांग लगाई और सहन में उतरा और कमरे की तरफ बढ़ा।
कमरे में पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सुल्ताना अजीब से अंदाज में लेटी हुई थी। उसका जिस्म अजीब से अंदाज में अकड़ा था, आंखें खुली थीं और एक टिक छत को घूरे जा रही थी। वो फौरन आगे बढ़ा और उसने सुल्ताना को उठाकर बिठाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले और फिर उसे पानी पिलाया। वो अपने हवास में वापस आने लगी। शायद उसे दौरा पड़ा था। रहीम बेचारा बड़ा घबराया हुआ था। सुल्ताना, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अरे तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तुम जानती हो मैं दीवार फलांग कर घर आया हूँ। बात आई गई हो गई। अब रहीम सोचने लगा कि उसे चंद दिन के लिए उसकी माँ के घर छोड़ आए। उसने सुल्ताना से कहा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। रहीम उसे लेकर खाला के गांव चला गया और उसे वहां चंद दिन के लिए छोड़ दिया। चंद दिन गुजर गए तो फिर रहीम ने सोचा कि अब उसे वापस ले आए, हो सकता है कि उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो गई हो। उस रोज़ ड्यूटी के बाद वो सीधा खाला के घर पहुंचा, वहां रात रहा। खाला ने उसे बताया कि वो उसे लेकर एक आमिल साहब के पास गई थी। उन्होंने दम भी किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसका इलाज भी शुरू कर दिया है। वो रूहानी इलाज है और अब वो ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र ना करो। औलाद ना होने की वजह से इस सदमे को उसने दिल पर ले लिया है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। रहीम उसे लेकर अगले रोज़ वापस घर आ गया। जब गांव लेकर आया तो कुछ रोज़ ठीक गुजर गए, लेकिन अब गांव में एक और सूरत हाल पैदा हो गई। अब रात को शीरख्वार बच्चे उठाकर कोई ले जाने लगा। उस रात नजमा जो रहीम की गली में रहती थी, उसका बच्चा कोई रात को उठाकर ले गया। सुबह बेचारी रो रो कर पागल हो रही थी। कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने बच्चे को दूध पिलाकर अपने साथ ही लिटाकर सोई थी। जब मेरी रात को 2 बजे आँख खुली तो मेरी चारपाई पर मेरा बच्चा मौजूद नहीं था। नजमा ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। उसका शौहर बेचारा भी परेशान था। हर जगह बच्चे को ढूंढा गया मगर बच्चा कहाँ मिलता। सब लोग बेचारे ढूंढने लगे। कोई कहता कोई जानवर उठा लेकर ले गया है और कोई कहता कि कोई और उठा कर ले गया है। जितने मुंह उतनी बातें। अगले दिन तक बच्चे की तलाश जारी रही मगर कोई सिरा हाथ ना आया। सारे गांव वाले परेशान थे कि आखिर बच्चा गया कहाँ। 2 दिन से सुल्ताना बिल्कुल पुरसुकून थी। रहीम ने सोचा कि जिस दिन छुट्टी होगी फैक्ट्री से खाला के घर जाऊंगा और हो सके तो खाला को चंद दिन के लिए अपने साथ ले आऊँगा। वो सुल्ताना की तरफ से बेहद फिक्रमंद था। उसने खाला को सूरत हाल बताई तो वो कहने लगी, मेरी औलाद है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। खैर तुम घबराओ नहीं, अब मुझे लगता है वो ठीक होगी। दम भी पड़वाया था और फिर उसके लिए दवाई भी ली थी, लेकिन फिर भी मैं चलती हूँ, मेरा भी बेटी से दिल घबराया है। खाला उसके साथ घर आ गई। बेटी को सीने से लगाया और कितनी देर रोती रही। रहीम बेचारा परेशान था। वो सोच रहा था कि आखिर सुल्ताना के साथ मसला क्या है। इधर गांव में बच्चे पुरअसरार तौर पर अगवा होने लगे, गायब हो जाते। अब तो पूरे गांव में शोर मच गया। गांव के लोग खौफजदा थे कि कोई उनके बच्चे उठाकर ले जाता है और बच्चे का कोई सिरा नहीं मिलता कि वो चला कहाँ गया। सब लोग बहुत परेशान थे। गांव के लोग आपस में मशवरे करने लगे कि क्या करना चाहिए। तय ये पाया कि गांव की गलियों में रात के वक्त पहरा दिया जाए। सर्द रातों में पहरा देना कोई आसान काम नहीं था, मगर लोग अपने बच्चों की पुरअसरार गुमशुदगी के राज को जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जिस दिन रहीमे की ड्यूटी दिन के वक्त थी, उसी दिन उसकी ड्यूटी रात के वक्त गली में लगा दी गई कि वो रात को गली में किसी दूसरे आदमी के साथ पहरा देगा और उसका साथ देने वाला था खान मोहम्मद। गांव में असूल के मुताबिक हर घर के फर्द को एक रात ड्यूटी करना थी। एक तो रहीम अपनी बीवी की वजह से परेशान था, मगर मजबूरी थी, ड्यूटी करना भी ज़रूरी था। वो रात के वक्त खान मोहम्मद के साथ गलियों में घूम रहे थे। दोनों ने अपने जिस्मों पर चादरें अच्छी तरह लपेट रखी थीं ताकि सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके। गांव की गलियां थीं ही कितनी, वो दोनों मुख्तलिफ गलियों में चक्कर लगाने लगे। वो रहीम मुतमईन था कि उसकी सास यानी खाला उसके घर पर मौजूद है, इसलिए सुल्ताना के पास वो मौजूद है। एक गली का मोड़ मुड़ते ही दूसरे साथी यानी कि खान मोहम्मद की नज़र रहीम के घर पर पड़ी। रहीम उस वक़्त दूसरी गली में चक्कर लगा रहा था। खान मोहम्मद ने देखा कि रहीम के घर से कोई निकल रहा है। वो एकदम दीवार की ओट में होकर देखने लगा और ये देखकर हैरान रह गया कि रहीम के घर से उसकी बीवी सुल्ताना निकली और मोहतात कदमों से इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ने लगी। रहीम उस वक्त दूसरी गली के मोड़ पर था। सुल्तान तजस्सुस का शिकार था और सोच रहा था कि रात के इस पहर वो घर से बाहर क्यों निकली। वो जानती है कि हालात कितने अजीब हैं। सुल्ताना मोहतात कदमों से इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ने लगी और खान मोहम्मद उसका पीछा करने लगा।
पहले वो सोचने लगा कि रहीम को बुला लाए, मगर रहीम को बुलाने तक शायद सुल्ताना वहाँ से गायब हो जाती। सुल्ताना के जिस्म पर कोई चादर नहीं थी, फ़कत सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए उसने दुपट्टा ओढ़ रखा था। और खान मोहम्मद हैरान था कि आखिर सुल्ताना ऐसे बाहर क्यों आ गई, क्या उसे सर्दी का एहसास नहीं? उसने सोचा कि मुझे इसका पीछा करना चाहिए, देखता हूँ कि ये कहाँ जाती है। सुल्ताना चलती हुई एक मोड़ मुड़ने के बाद नबी बख्श के घर के सामने खड़ी हो गई। नबी बख्श इस गांव का गवाला था। नबी बख्श को अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद बेटी की रहमत से नवाजा था। उससे पहले उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो खुशी से दीवाना हुआ जा रहा था। खान मोहम्मद ने देखा कि सुल्ताना नबी बख्श के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने इधर उधर देखा और एक हाथ उठाकर उसके दरवाजे पर रखा। दरवाज़ा खुद व खुद खुलता चला गया। खान मोहम्मद तो ये देखकर हैरान रह गया। सुल्ताना अंदर चली गई। वो सोच रहा था कि सुल्ताना उनके घर इस वक्त क्यों दाखिल हुई है। इस वक्त तो गांव में आधी रात से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। और फिर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि सुल्ताना चंद मिनटों के बाद अपने सीने से छोटी सी बच्ची को लगाए बाहर निकली और फिर चलती हुई अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। खान मोहम्मद सख्त हैरान और परेशान था। वो दीवार की ओट से उसे देख रहा था, मगर सुल्ताना अपने घर की तरफ जाने के बजाय गली में गांव के बाहर की तरफ जाने लगी। खान मोहम्मद उसका पीछा करने लगा। उसका रुख गांव से बाहर था। वो गलियों से निकलती हुई खेतों में जा पहुंची। खेतों में आगे बढ़ती जा रही थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी बहुत ज़ोरों पर थी। बेहद खौफनाक माहौल मालूम हो रहा था। फिर खान मोहम्मद के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि सुल्ताना गांव के वाहिद कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। खान मोहम्मद इस राज को जानने के लिए बेताब था। इस अंधेरी रात में कोई दिल गुर्दे वाला ही रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ जाने का सोच सकता था, मगर खान मोहम्मद बेचैन था, बेताब था, जानना चाहता था कि आखिर सुल्ताना क्या करने चाह रही है। वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई रोबोट हो। बच्ची को उसने अपने कंधे से लगा रखा था और हैरत अंगेज़ तौर पर बच्ची ना ही कोई आवाज़ निकाल रही थी और ना ही रो रही थी। बच्ची महज चंद महीनों की थी। सुल्ताना चलती हुई कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थी। कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले उसने रुक कर पीछे मुड़कर देखा। उसे जैसे शक हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। खान मोहम्मद ने फ़ौरन एक दरख्त की आड़ ले ली। सुल्ताना वहीं रुक गई, जैसे उसे शक हो कि उसके पीछे कोई है। फिर वो चंद लम्हे खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही वो कब्रों को फलांगती हुई एक कब्र के पास पहुंची और फिर उसने एक कब्र के पास पहुंचकर बच्ची को ज़मीन पर लिटा दिया और कब्र की मिट्टी हटाने लगी। थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद उस कब्र से एक तख्ता बरामद हुआ। तख्ता उठाते ही कब्र खुल गई और फिर सुल्ताना ने भी बच्ची को उठाया और उसे दोनों हाथों में उठाकर फ़िज़ा में बुलंद किया। ऐसा रूह फरसा मंजर कि खान मोहम्मद को महसूस हुआ जैसे उसका सांस रुकने लगा हो। सुल्ताना ने बच्ची को उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर पटका। बच्ची का सर फट गया और वो आन की आन में मर गई। सुल्ताना ने उसकी लाश उठाई। अब खान मोहम्मद देख रहा था कि वो उसकी लाश के साथ क्या सलूक करती है। सुल्ताना ने बच्ची की लाश उठाकर दांतों से भंभोड़नी शुरू कर दी और उसका गोश्त उधेड़ना शुरू कर दिया। उसकी शक्ल चांद की चांदनी में बेहद खौफनाक महसूस हो रही थी। सुल्तान उससे कुछ दूर था, मगर उसकी शक्ल उसे वाज़ेह नज़र आ रही थी। खौफ से उसकी बुरी हालत थी। ऐसा मंजर उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वो बहुत मजबूत इरादे का एक ताकतवर नौजवान था, मगर इस वक्त वो अपने आप को एक चूहे से भी कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसका सांस ऐसे चल रहा था जैसे अभी उसका सीने से दिल बाहर निकल आएगा। सुल्ताना ने बच्ची का गोश्त चंद मिनट में चट कर दिया, फिर उसकी हड्डियां उठाकर कब्र में फेंक दी और फिर मुड़कर गांव की तरफ बढ़ने लगी। इधर खान मोहम्मद भागता हुआ गांव जा पहुंचा और रहीम को गली में जा पकड़ा। रहीम पूछने लगा, अरे तुम कहाँ दफ़ा हो गए थे? और फिर खान मोहम्मद ने उसे सारी बात बता दी। खान मोहम्मद इतना खौफज़दा था कि कहने लगा वो अपने घर जा रहा है। इधर रहीम उसकी बात सुनकर बेहद परेशान हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि सुल्ताना का ये किरदार होगा। वो फ़ौरन घर की तरफ भागा। उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और सुल्ताना का कहीं नामो निशान नहीं था। वो सोचने लगा, आखिर खाला तो घर में मौजूद थी, क्या खाला ने उसे घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा? मगर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरान रह गया। खाला ऐसे गहरी नींद सोई हुई थी जैसे कई घोड़े बेचकर सोई हो।
उसे खाला पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने खाला को उठाने के बजाय एक नफरत भरी निगाह उस पर डाली और बाहर निकल आया। अब वो सुल्ताना को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। उसे यकीन हो चुका था कि सुल्ताना पर कोई बाहर की चीज़ सवार है, मगर वो उसका राज जानना चाहता था और उसे रंगे हाथों पकड़कर उसे खाला के सामने पेश करना चाहता था। वो बाहर दरवाजे में आकर खड़ा हो गया और देखने लगा। थोड़ी देर बाद सुल्ताना घर की तरफ आती हुई दिखाई दी। वो दरवाजे के पास पहुंची तो रहीम को देखकर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो अंदर दाखिल होने लगी तो रहीम ने उसे बाजुओं से पकड़ लिया और झिझोड़ने लगा। जलील औरत कहाँ से आ रही है? किस मासूम को कत्ल कर डाला तूने? रहीम ने चीख कर पूछा, मगर सुल्ताना उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। उसने उसे बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ अंदर ले आया। कमरे में दाखिल हुआ और ठोकर मारकर खाला को जोर से आवाज़ दी, उठो खाला, देखो तुम्हारी बेटी के लक्षण। गांव में जितनी होने वाली बच्चों की आवाज़ है वो इसी कमीनी की बदौलत है। तुम जानती थी कि तुम्हारी बेटी पर किसी चीज़ का साया है, मगर तुमने इसे मेरे सर मंड दिया। खाला हड़बड़ा कर उठी और उसे देखने लगी। सुल्ताना उस वक्त भी खामोश और खाली खाली नज़रों से उन्हें देख रही थी, जैसे उसकी समझ में कुछ ना आ रहा हो। खाला कहने लगी, अरे क्या हुआ रहीम, क्यों इतने बेचैन हुए जा रहे हो? क्यों ऐसे ऊंची आवाज़ में शोर डाल रहे हो? खाला, इससे पूछो ये कहाँ गई थी, पूछो इससे। इसने आज उस मासूम नबी बख्श की बच्ची को मार डाला। बोलो, पूछो इससे कि ये गांव के बच्चों को क्यों मारती है, क्यों उन्हें कत्ल करती है। खाला हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और बोली, अरे इसे क्यों, इसका दिमाग ख़राब है जो बच्चों को मारेगी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? खाला, मैं सच कह रहा हूँ, खान मोहम्मद ने इसे खुद देखा है। आज चोर पकड़ा ही गया। मैं जानता हूँ गांव में होने वाले जितने बच्चों की अमात हुई वो इसी की वजह से हुई है। पूछो इससे। अगर तुम्हारी बेटी पर कोई चुड़ैल या जिन का साया था तो तुम्हें इसे मेरे सर मरने की क्या ज़रूरत थी? खाला फ़ौरन आगे बढ़ी और कहने लगी, शोर मत करो। क्यों गाँव वालों को जगाकर अपनी मुसीबत को आवाज़ देना चाहते हो? खाला ने फ़ौरन बाहर निकलकर बाहर का दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर बोली, अकल से काम लो रहीम। अगर मेरी बेटी और तुम्हारी बीवी में कोई बुराई है तो गांव वालों को क्यों बताकर खुद को मुजरिम साबित कर रहे हो? रहीम ये बात सुनकर अपने आपे से बाहर हो गया और बोला, खाला, क्या ये जुल्म नहीं कि मेरी बीवी इस घिनौने अमल में शरीक हो और मैं बोलूं भी ना? खाला कहने लगी, बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी बेटी पर वाकई किसी बाहर की चीज़ का साया है। ये शादी से पहले का है। मैं शादी से पहले बहुत परेशान थी। इसे कई जगहों पर आमिलों को दिखाया, इसे दौरे पड़ते, इसके रिश्ते नहीं आते थे, जिसकी वजह से इसकी हालत अजीब सी रहती। मगर फिर ये अजीब अजीब हरकतें करने लगी, इसका जिस्म अकड़ जाता। मैंने कुछ आमिलों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इस पर कोई बाहर की चीज़ सवार हो जाती है, और फिर उन्होंने मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दी जाए। और फिर मैंने इसकी शादी तुम्हारे साथ इसलिए कर दी कि एक तो तुम्हारा घर। अरे खाला रुको, झूठ मत बोलो, तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की। तुमने सिर्फ अपनी बेटी को उससे जान छुड़ाने के लिए उसे मेरे सर मंड दिया। ज़रा सब्र कर, मैं अभी तुझे बताता हूँ। रहीम गुस्से से बाहर निकला और बाहर सहन से एक डंडा उठा लाया और सुल्ताना पर पल पड़ा। उसने सुल्ताना को ज़ोर से डंडे से मारना शुरू कर दिया। सुल्ताना के जिस्म पर डंडे पड़ते और हैरत अंगेज़ तौर पर उसे बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। वो बड़ी अजीब और गुस्सीली नज़रों से रहीम को देख रही थी। और फिर अचानक उसने जो ही डंडा उठाया, सुल्ताना ने हाथ उठाकर डंडा पकड़ लिया और डंडा उसके हाथ से छीन लिया। सुल्तान जैसा मजबूत जिस्म का मालिक एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। सुल्ताना एक नाजुक सी औरत थी, मगर उस वक्त उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो सोच भी नहीं सकता था। सुल्ताना ने वही डंडा रहीम पर बरसाना शुरू कर दिया। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और रहीम को गर्दन से दबोच लिया और उस पर पल पड़ी। खाला उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी। अरे छोड़ इसे, क्यों अपनी मुसीबत को आवाज़ दे रही है? पहले ही तेरे इस किरदार पर पर्दे डाल डाल कर मैं थक गई हूँ। किस किस को बताती कि तू हैवान बन चुकी है, शैतान बन चुकी है। अभी ये धींगा मुश्ती जारी ही थी कि बाहर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसा गांव के कई लोग बाहर इकट्ठे हों। इधर सुल्ताना की अजीब हालत थी, वो हैवान बन चुकी थी, वो रहीम को जान से मार डालना चाहती थी। इतने में दरवाज़ा बाहर से खुलने की आवाज़ आई। शायद लोगों ने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोल दिया था। काफ़ी सारे लोग अंदर दाखिल हुए। उन्होंने हाथों में डंडे उठा रखे थे, कुछ के हाथों में मशालें रोशन थीं। वो दोनों आगे बढ़े और बोले,
रहीमे कहाँ है, बाहर निकल, निकाल अपनी बीवी को। सारे गांव को पता चल चुका था कि बच्चों को कत्ल करने वाली उसकी बीवी थी, और इससे पहले कि वो कुछ कहते, खाला बाहर निकली और कहने लगी, फ़ौरन अंदर आओ और सुल्ताना और रहीमे दोनों को बचाओ, दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हैं। गांव के लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने हैरत अंगेज़ मंजर देखा। सुल्ताना ने अपने शौहर का गला दबाया हुआ था और एक हाथों के नाखूनों से उसकी गर्दन भंभोड़ रही थी, और फिर देखते ही देखते उसने उसकी गर्दन काट डाली। उसके नाखून उतने तेज़ हो गए कि उन्होंने उसकी गर्दन को ऐसे काट डाला जैसे कोई खंजर या तेज़ धार छुरी हो, और रहीम का मुर्दा जिस्म तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में वो ठंडा हो चुका था। फिर वो गज़ब से वापस मुड़ी। उसकी आंखों की सुर्खी और उसकी हैबतनाक शक्ल देखकर गांव वाले एक लम्हे के लिए घबरा गए, मगर फिर गांव वालों ने शोर डाला, मार डालो, ये शैतान है, ये औरत नहीं, ये डायन है, इसे मार डालो। और फिर मशल बरदारों ने आगे बढ़कर उस पर आग की मशलें फेंक दी। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर डंडे उस पर बरसाने शुरू कर दिए। वो नीचे गिर गई और उस पर मशलें रोशन उन्होंने फेंक दी, जिससे उसके कपड़ों को आग लग गई। आग भड़कने की देर थी कि थोड़ी ही देर में आग ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। सुल्ताना की खौफनाक चीखें कमरे में गूंजने लगीं। गांव वालों ने फौरन आगे बढ़कर खाला को बाहर खींचा और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में आग के शोले भड़कने लगे और सुल्ताना की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। खाला ऊंची ऊंची रो रही थी और कह रही थी, मेरी बेटी को जालिमों तुमने जला डाला। मगर गांव वाले कहने लगे, खाला वो तुम्हारी बेटी नहीं, वो डायन है, उसके जिस्म पर डायन का कब्जा है। अगर हमने उस डायन को ना मारा तो वो हमारे सब लोगों को मार डालेगी, हमारे बच्चों को मार डालेगी। थोड़ी देर आग के शोले भड़कते रहे। गांव वाले इस दर्दनाक मंजर को देखते रहे और उसकी खौफनाक चीखें सुनते रहे। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बिल्कुल खामोशी छा गई और आग आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़नी शुरू हो गई। उन्होंने जले हुए दरवाजे को ठोकर मारी और अंदर जाकर देखा। वो देखकर हैरान रह गए कि सुल्ताना की जगह एक भयानक शक्ल वाली डायन की खाक बनी हुई लाश वहाँ पड़ी थी, जो जलकर कोयला बन चुकी थी। मगर कोयला बनने के बावजूद उसकी शक्ल और भयानक उसके खदोखाल नज़र आ रहे थे, जिससे महसूस होता था कि वो सुल्ताना नहीं बल्कि एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल थी, जिसका खात्मा गांव वालों ने कर दिया था। मगर उसका खात्मा होने तक सुल्ताना का खामंद यानी शरीफुन नफ्स आदमी रहीम चल बसा और गांव के कुछ मासूम बच्चे भी उसकी भेंट चढ़ गए। गांव वालों ने खाला को धक्के देकर उस गांव से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने अपनी बेटी की मुसीबत उनके गांव पर नाजिल की। ना सिर्फ उनके गांव पर बल्कि रहीम जैसे शरीफ और मासूम इंसान को भी वरगला कर धोखे से उसको भी उसकी भेंट चढ़ा दिया। इसके बाद वो गांव हमेशा के लिए सुल्ताना से और चुड़ैल डायन से पाक हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।